प्यारे बच्चों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं और हार्ड वर्क भी सभी कोई करते हैं, पर सक्सेस उन्हें मिलती है जो स्मार्ट वर्क करते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि मेहनत जब आप करते हो तो पढ़ते सभी लोग हो, लेकिन आपके लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या पढ़ना ज्यादा जरूरी है और किन चीजों को छोड़ देना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रश्न में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग को परीक्षा में, तो 100 प्रश्न में 100 बनाने वाले का रिजल्ट जो होता है हो सकता है नहीं हो, क्योंकि 100 किसी का नहीं बनता है। तो रिजल्ट किसका होता है? जिनको ये पता हो कि सेलेक्ट करना किसको है और रिजेक्ट करना किसको है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों एक प्रोसेस है। उसमें बच्चों को ये भी आना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। साथ में आपको धीरे धीरे ये सीखना भी जरूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, ताकि कम से कम मेहनत में मुझे जॉब मिल जाए। उसी प्रकार ठीक परीक्षा में भी आपको ये सोचना है कि उन 100 प्रश्नों में कौन कौन सा प्रश्न मुझे बनाना है, बाकी कौन कौन सा प्रश्न मुझे छोड़ देना है, ताकि बाकी प्रश्न जो हो वो बिल्कुल टाइम पे बन जाए। तो इसीलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बार बार बच्चों को समझाते हैं कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान दें। तो इसी सेशन की आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का बहुत सारा करंट सेशन कौन सा है, 36 नंबर है। इस सेशन में भी हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड फिगर्स के भी साथ। तो चलिए सालूम इसको बुलाते हैं और वो यहाँ आएंगे और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 36 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल, जी हाँ डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ये दो तरीके का होता है, शीत भी होता है और आपका गर्म भी होता है। आप भारत में एक रेगिस्तान का नाम सुने होंगे थार, वो आपका गर्म रेगिस्तान है। वहीं आप भारत का एक और रेगिस्तान का नाम सुने होंगे लद्दाख। लद्दाख में जो आपका रेगिस्तान है वो आपका कैसा होता है, तो वो आपका बर्फ से बना होता है और उसी को हम लोग कहते हैं शीत मरुस्थल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मरुस्थल का परिभाषा क्या होता है। मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान किसको कहते हैं या फिर किस प्रॉपर एरिया को रेगिस्तान कहा जा सकता है, किसको कहते हैं? तो जहां पर रेगिस्तान का जो कंपेयर है ये बारिश से होता है, जिस भी एरिया में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, इंच में देखें तो 9.8 इंच से जहां भी कम बारिश होती है उस जगह को क्या कहा जाता है, तो उसे ही आपका रेगिस्तान कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान को, वर्षा वाले स्थान को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं रेगिस्तान के नाम से। ठीक है, 9.8 इंच, ठीक है, या फिर आप इसको 10 इंच भी लिख सकते हो। इतने से कम वर्षा जहां भी होती है उसी को हम लोग रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। अगर चर्चा करें तो यहाँ पे शीत मरुस्थल के बारे में पूछा है ना, तो कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है, तो ये हो जाएगा आपका अटकामा मरुस्थल। यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। कहाँ स्थित है, तो यह है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका एक प्रकार कॉन्टिनेंट है, ये एक आपका महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है। साउथ अमेरिका का जो आपका अटकामा मरुस्थल है यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। कुछ और शीत मरुस्थल के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? अंटार्कटिका। जी हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप को हम लोग शीत मरुस्थल में भी काउंट करते हैं और यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा आपसे पूछेगा कि भारत में, भारत का शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में प्रॉपर कोई नाम नहीं है, लद्दाख में ही वो रीजन जहाँ पे स्नोफॉल होता है, पूरा बर्फ वाला रीजन होता है, उसी को हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दूसरा आपसे बात करेगा कि एशिया में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन हो जाएगा, एशिया में, तो क्या हो जाएगा, आप याद रखना गोबी। ठीक है, गोबी मरुस्थल, नाम सुने होंगे आप। गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित यह रेगिस्तान
आपका शीत मरुस्थल है। देखिए जैसे कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ठंड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे की ओर आओगे ठंड बढ़ते जाएगा। मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे गर्मी रहता है, तो यहाँ पर जो भी रेगिस्तान रहेगा गर्म रेगिस्तान रहेगा। आप चीन की ओर आते हो तो देखो ये अपना भारत रहेगा और फिर यहाँ से चीन शुरू होता है, तो चीन में भी जो रेगिस्तान रहेगा वो शीत मरुस्थल का हो सकता है। जैसे चीन का एक रेगिस्तान बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा, तो टकला माकन, ठीक है, ठीक है, इसको टकला माकन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको त भी लिखा रहता है। कहाँ है ये, तो यह भी है आपका चीन, ठीक है। और किस प्रकार का है, तो ये भी हो जाएगा शीत मरुस्थल। यहाँ पे हम लोग जो भी लिखे हैं शीत मरुस्थल है। क्या भारत में कोई गर्म मरुस्थल भी है, तो जी हाँ, हम लोग वही तो याद कर रखे थे, कौन सा, तो वो देखिएगा थार, ठीक है, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान कहाँ पड़ता है, तो ये भारत के राजस्थान में पड़ता है। ये आपका एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये हो जाएगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये हो जाएगा सहारा। सहारा किस महाद्वीप में है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और कितने देश में फैला हुआ है ये सहारा रेगिस्तान, तो ये हो जाएगा 10 देशों में, 10 देशों में ये रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। चलो आप इतना याद रखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो सहारा हो गया, थार हो गया, इस वक्त गर्म वाले रीजन में आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये जो ठंडा रेगिस्तान है इसमें लगभग टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है, चिपको आंदोलन। पहले तुम लोग देखते हैं चिपको आंदोलन है क्या, तो देखिएगा चिपको आंदोलन जो है 1973 में, 1973 में उत्तराखंड के, 1973 में उत्तराखंड के चमोली गांव, उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव का नाम आता है, कौन सा गांव, तो रेनी नामक गांव, रेनी गांव में, रेनी गांव में चलाया गया था, रेनी गांव में चलाया गया था। क्या था ये आंदोलन, तो जैसा कि हम लोग को नाम से पता चला चिपको, इतने से कहीं पर चिपकने का चर्चा हो रहा था, किस चीज में, तो पर्यावरण से संबंधित यह आंदोलन था, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से रिलेटेड यह आंदोलन था। इस समय क्या हो रहा था ना कि वनों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही थी, वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी, लोग इस चीज को रोकने के लिए क्या कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, सरकार मान नहीं रहा था, तो लोग पेड़ से ही जाकर के चिपक जा रहे थे और क्या बोल रहे थे कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हम इंसानों को काट दो, तो लोग उस चीज से बचा, सरकार उस आंदोलन में मतलब पीछे हटा उस आंदोलन से, उस आंदोलन को देखते हुए इसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। शुरुआत कहाँ से हुआ, उत्तराखंड, 1973। तो इस समय आपको पता होना चाहिए कि इस समय उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, इस समय ये यूपी के अंडर में ही था, यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ है, 2000 ईस्वी में। आगे देखिएगा, पर्यावरण से रिलेटेड था, किसके नेतृत्व में, इस आंदोलन को कौन नेतृत्व प्रदान किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत चर्चित नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। और अभी रिसेंटली ही सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हुई है। इनका जन्म कब हुआ था, 1927 में, और मृत्यु कब हुई, तो कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई थी, और कब हुआ था, तो 2021 ईस्वी में। ये तो हो गया आपका चिपको आंदोलन, किससे संबंधित था, तो पर्यावरण और प्रॉपर पूछ ले तो पेड़ के बचाव से, पेड़ के बचाव से। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि यही आंदोलन साउथ में भी चल रहा था, कर्नाटका में भी चल रहा था, कर्नाटका में किस नाम से चल रहा था, तो कर्नाटका में चल रहा था अपिक्को आंदोलन के नाम से, या फिर अपिक्को चालू वाली इस नाम से चल रहा था। कर्नाटक में किस नाम से चल रहा था, तो अपिक्को चालुवली के नाम से। किस, और देखिएगा कहाँ पर चला और कैसे चला, तो सबसे पहले तो कर्नाटक पे दिया हुआ ही है, कर्नाटक में, ठीक है, किस नाम से चला, तो अपिक्को के नाम से चला, अपिक्को। और अपिक्को का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो अपिक्को का वही अर्थ होता है जो यहाँ पर था, क्या पर था, तो चिपको, अपिक्को का अर्थ होता है चिपको। कब चलाया गया था, 1983 ईस्वी में, कितने दिनों के लिए, तो 38 दिनों तक चला था, ठीक है। किस लिए चलाया गया था, तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। जब आप प्रायद्वीपीय भारत में देखते हो तो यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ पे आपका
पूर्वी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट के पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों के रक्षा के लिए, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था कि निर्माण के वजह से, विनिर्माण के वजह से वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ से संबंधित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन से शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। चलिए अगर चर्चा करें रथ मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा रथ मंदिर क्या था। तो सबसे पहले तो रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम को कुछ और भी कहा जाता है क्या? हाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वातापी कुंड, वातापी कुंड मतलब वातापी का विजेता, वातापी का विजेता, ठीक है। दूसरा क्या याद रखोगे कि इस रथ मंदिर को 1984 में, इस मंदिर को 1984 में कहाँ शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इस रथ मंदिर में रथों का ग्रुप है, मंदिरों का ग्रुप है, और कितने रथ का ग्रुप है? तो 8, ठीक है। इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 तो पांडव से संबंधित है और एक संबंधित है द्रौपदी, मतलब समझे? 5 पांडव महाभारत वाले और इनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, मतलब 6 रथ मंदिर, 8 रथ मंदिर है और उसमें से 6 रथ मंदिर पांडव मतलब महाभारत के कैरेक्टर से रिलेटेड है। इसमें सवाल कभी कभी क्या बनता है कि कौन सा रथ मंदिर सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो सबसे बड़ा में पूछेगा तो धर्मराज, ठीक है। महाभारत में धर्मराज का संज्ञा किसे दिया गया है? युधिष्ठिर को। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ मंदिर ये सबसे बड़ा है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा कौन है? तो ये है द्रौपदी रथ मंदिर, द्रौपदी रथ मंदिर, ठीक है। अब इतना हो गया आपका मंदिर से फैक्चुअल जानकारी। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि नरसिंह वर्मन आदमी कौन था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो इसके बारे में देखिएगा पल्लव वंश, ठीक है। जब हम साउथ की ओर जाते हैं, जब हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक राजवंश हम लोग को पल्लव मिलता है, जैसे बहुत सारे मिलता है। सबसे पहले तो चेर मिलेगा, चोल मिलेगा, पांडे मिलेगा, और फिर उनके जगह पे पल्लव राजवंश आता है। और पल्लव का कंपटीटर कौन होता है बड़ा? तो ये होता है आपका चालुक्य। चालुक्य में भी नाम पूछेगा तो पुलकेशिन द्वितीय। तो इस टाइप से याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांडे, चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, और फिर आपका एक और आता है राष्ट्रकूट। ये सारा का सारा आपका दक्षिण भारत का साम्राज्य रहेगा। इसी में से पल्लव वंश के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल करेगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। यह एक उपाधि लिया था। कौन सा उपाधि लिया था? अवनी सिंह, अवनी सिंह, ठीक है। एक अच्छा शासक था, पावरफुल शासक था, किसी को हराया था। किसको हराया था? तो देखिएगा चेर, चोल और पांडे, चेर, चोल और पांडे को हराया था, ठीक है। याद रखिएगा, को हराया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी, तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम में। पल्लव वंश किस राज्य में फैला हुआ था आज के अकॉर्डिंग? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ था। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो सिंह विष्णु था, चेर, चोल, पांडे को हराया था और एक मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा? तो आदि वराह गुहा मंदिर, ठीक है। गुहा मतलब मेनली गुफा हो गया। आदि वराह गुहा मंदिर बनवाया था और इसमें भगवान का मूर्ति था ही, साथ में अपना और अपनी 2 पत्नियों का भी मूर्ति बनवाया था, अपनी 2 पत्नियों का भी मूर्ति बनवाया था, ठीक है, का मूर्ति बनवाया था। इतना चीज याद रखिएगा। दूसरा आपसे सवाल कर सकता है कि सिंह विष्णु के बाद अगला शासक कौन बना था? तो सिंह विष्णु के बाद अगला शासक बना था आपका, कौन बना था? तो ये बना था महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम।
ये बेचारा ठीक ठाक शासक था, मतलब इसके समय से क्या हुआ ना कि पल्लव वंश पर, इसके समय से पल्लव वंश पर चालुक्य शासक ने अटैक करना शुरू कर दिया। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि इसके समय से पल्लव और चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया। पल्लव और चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया, और संघर्ष शुरू हुआ इट मीन्स कि चालुक्य शासक पल्लव पर अटैक किया होगा। तो पल्लव शासक तो ये चल रहा है, चालुक्य में कौन आएगा? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य शासक था, इसने अटैक किया था किस पर? पुलकेशिन द्वितीय, जो कौन सा शासक था? चालुक्य शासक था। ये किस पर अटैक किया? महेंद्र वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसके समय से दोनों का संघर्ष शुरू हो गया, और ये तो हार गया बेचारा। फिर अगला इसका बेटा आता है, कौन आता है? नरसिंह वर्मन, और ये भड़ के बदला लेता है, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। कुछ नहीं देखे हम लोग, नॉर्मल सा सिंह विष्णु, उसका बेटा कौन आया? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। और फिर पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद फिर महेंद्र वर्मन प्रथम का अगला बेटा कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, वो शासक बना और अपने पिता के पराजय का बदला लिया। कैसे बदला लिया? तो पुलकेशिन द्वितीय को खोज करके उससे लड़ाई किया और उसको हराया। कौन कौन सा युद्ध हो जाएगा? तो परियल के युद्ध में, ठीक है, मणिमंगलम के युद्ध में, ठीक है। एक और कुछ नाम था, सूर्यम करके नाम था, सुरमार करके नाम था, सुरमार, हाँ सुरमार के युद्ध में क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय को हराया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने परियल, मणिमंगलम तथा सुरमार के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके, पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सा उपाधि धारण किया? तो ये हो जाएगा आपका वातापी कोंड का। क्वेश्चन बनता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एक चीज और याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक बुक लिखा था, और उस बुक का क्या नाम था? मत विलास प्रश्न, जो एक प्रकार का हास्य ग्रंथ था। चलिए, बहुत लंबा चला गया ये। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2 तरह का केमिकल बनता है। कौन कौन सा? एक बनता है एंजाइम और एक बनता है हार्मोन। लेकिन यहाँ पे विटामिन का हार्मोन बनाने का बात हो रहा है, जबकि हम लोग को पता है कि विटामिन या विटामिन दोनों को हम लोग बाहर से खाते हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो अपने बॉडी में बन रहा है और वो अपने बॉडी में बनता है, इसीलिए हम लोग उसको विटामिन की जगह पे हार्मोन भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में डी भी दिया हुआ है। जो विटामिन डी होता है इसी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन भी। दूसरा, इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन, सनसाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से, ठीक है, यह सूर्य की रोशनी से हम लोग को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप बीच दोपहर में 2 बजे बैठ जाइएगा और उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। सुबह का जो प्रकाश होता है, सुबह का जो सनसाइन होता है, सनलाइट होता है, उसी से हम लोग को विटामिन डी प्राप्ति होती है। दूसरा, विटामिन डी किस लिए जरूरी है? तो बोन्स को मजबूत रखने के लिए, बोन्स को मजबूत रखने के लिए किसका जरूरत होता है? तो इसका जरूरत होता है विटामिन डी का। विटामिन डी अपने बॉडी में बनता है, तो कहाँ पर बनता है? किस ऑर्गन में बनता है? तो किडनी में बनता है। कहाँ बनता है? वृक्क में बनता है, गुर्दा में बनता है। दूसरा, आपसे सवाल करेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का तो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल किसका नाम है? तो विटामिन डी का। दूसरा, विटामिन डी आपका 2-3 तरीके का होता है। एक होता है विटामिन डी टू। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है। और एक और होता है विटामिन डी थ्री। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कैल्को कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, इसको कहते हैं कैल्को कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल, ठीक है, कोल कैल्सीफेरोल,
ठीक है, याद रखिएगा D2 अर्गो, D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल और D3 को कोल कैल्सीफेरोल। ठीक है, D3 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोल कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिएगा नंबर 5 क्या बोल रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए पहले हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और प्रस्ताव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले तो आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसका पहला नाम तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा इसको कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, तीसरा कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव। कुछ और भी कहा जाता है, हाँ कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्वस्फूर्त, स्वस्फूर्त आंदोलन, स्वस्फूर्त आंदोलन। एक ही नाम नहीं, एक ही काम बहुत सारे नाम। ठीक है, सारा एक ही चीज का बात हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, वर्धा प्रस्ताव हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया एंड स्वस्फूर्त आंदोलन हो गया। आखिर इतना सारा नाम कैसे हो गया, तो देखिए कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे अगर चर्चा करें 1940 का, ठीक है, अगर 1940 के कांग्रेस अधिवेशन, 1940 के कांग्रेस अधिवेशन का अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, और रामगढ़ आज के टाइम में कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हजारीबाग में। ठीक है, रामगढ़ में हुआ था जो आज के टाइम में हजारीबाग में पड़ता है। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और देखिए कुछ यहाँ पे समझिएगा, इस समय से क्या हो रहा था, तो 1940 से लेकर के 45 तक के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आजाद रहे थे। इतने लंबे समय तक क्यों रह गए, क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पीक पे चल रहा था, हर जगह विद्रोह हो रहा था। और हम लोग को पता है ये टाइम 1939 से लेकर के 45 तक कुछ और भी हो रहा था, क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो पूरा दुनिया मतलब बौड़ाया हुआ था, अपने में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना नहीं करना। तो भारत का भी माहौल इसी टाइप का चल रहा था, इसलिए 1940 से लेकर के 1945 के बीच एक ही आदमी अध्यक्ष बना रहा। और सिस्टमेटिक ढंग से जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल, वो इस टाइप से नहीं चल पा रहा था। तो कंटिन्यू याद रखिएगा। उसके बाद 1940 के अधिवेशन से ही थोड़ा बहुत बातचीत होने लगा था, नींव रखा जा चुका था कि अब भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग को करना है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, उसके बाद फिर क्या हुआ, 3 डेट आप याद रखिएगा, 6 जुलाई 1942 को, 6 जुलाई 1942 को वर्धा, आज के टाइम में वर्धा कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में इस पर विचार किया गया, इस पर विचार किया गया। किस चीज पर विचार किया गया, तो मतलब भारतीयों का कहना था, कांग्रेसियों का कहना था कि अब हम लोग एक और आंदोलन करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। 6 जुलाई 1942 को हुआ। उसके बाद ठीक है, ये वर्धा में हुआ। उसके बाद 14 जुलाई 1942 को कहा, तो बंबई में। ठीक है, बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन तो नहीं कहोगे, कांग्रेस का एक छोटा मोटा सा मीटिंग बुलाया गया, समिति बुलाया गया। और इसमें 14 जुलाई 1942 को बंबई में नेहरू जी के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया, नेहरू जी के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव, कि अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। उसके बाद ठीक है, फिर कब, फिर 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पड़ता है, तो बंबई में ही पड़ता है। ठीक है, इस समय बंबई था, नॉट मुंबई था। ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी जी के द्वारा घोषणा किया गया कि 9 अगस्त 1942 से क्या शुरू हो जाएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। एक बात बताओ, आखिर किसको भारत छोड़ने के लिए बात किया जा रहा है, तो अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था 9 अगस्त 1942 से। और इतना जब बड़ा ये बात हो रहा था, अंग्रेज लोग क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा डर गया था। इस वजह से क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को ही रात में 12 बजे क्या किया, तो ऑपरेशन जीरो आवर,
ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। और कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे, कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे, कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे, सबको क्या किया, सबको जेल में डाल दिया, सबको नजरबंद कर दिया। कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे, सुन लीजिए, इस चीज को लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे, सबको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। जैसे और इसी समय, हाँ, तो याद रखिएगा कि जेल में डाल दिया। कुछ कुछ नेता के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, इनकी पत्नी भी इनके साथ में थी, कौन, कस्तूरबा गांधी, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली हुई थी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। एक नाम और आ जाएगा, महात्मा गांधी हो गए, कस्तूरबा गांधी हो गई, और कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, महादेव देसाई। दोनों, ये चारों लोग को कहाँ किया गया, कहाँ बंद कर दिया गया, तो इन लोग को आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। इन चारों को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। दूसरा आपसे सवाल करेगा एक और आदमी के बारे में, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कहाँ बंद कर दिया गया, तो हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में, ठीक है। एक और नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ बंद किया गया, तो इनको बंद किया गया बांकीपुर, और यह है कहाँ, तो यह है आज के पटना में, बांकीपुर के जेल में किसको बंद किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो गया आपका असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ फैक्ट। इसी चीज में याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो, मतलब जिसको कहा जाता था अहिंसा के पुजारी, इनका कहना था कि किसी को थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। इन्होंने कहा या तो करो या तो मरो, डू और डाई, ठीक है, इस टाइप का इन्होंने यहाँ पे लोकोक्ति दिया और ये फिर वक्तव्य दिया, और लोग इसमें क्या हुआ कि लोग में जोश भर पड़ा और लोग खूब बढ़ चढ़ कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो देखिएगा यहाँ पे अगर ऑप्शन देखे तो देखो, विचार किया गया था वर्धा में, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया बम्बई में, और पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर के टैंक मैदान से। तो वैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन होता, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता तो बम्बई रहता तो बम्बई लगाते, बम्बई नहीं है तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, वर्धा, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, इतना फैक्ट याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्याज में लाल रंग जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, एंथोसायनिन। अगर आपसे सवाल करें कि प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, एलियम सेपा, एलियम सेपा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे टमाटर का जो लाल रंग होता है किस वजह से होता है टमाटर का लाल रंग, तो ये हो जाएगा आपका लाइकोपीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। करेले का कड़वापन, करेला लगता है ना, कितना कसा लगता है, उसमें कितना भी तेल प्याज डालो कड़वा ही लगेगा, किस वजह से, तो ये हो जाएगा आपका मेमोर्डिकोसाइट के द्वारा, ठीक है। इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। मिर्च का जो तीखापन होता है, तीखापन, ये होता है कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन के द्वारा। और मिर्च का जो लाल रंग होता है ये कैप्सेथीन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, कैप्सेथीन के द्वारा। दूध का जो व्हाइट कलर होता है किसके द्वारा, केसीन के द्वारा, केसीन के द्वारा। और दूध का कभी कभी देखेगा कि पीलापन भी दिखता है, वो कैरोटीन के द्वारा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था, ठीक है। किस आंदोलन में गांधी जी का कहना था कि 1 वर्ष के अंदर में क्या करेंगे, स्वराज दिला सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं थोड़ा सा इसके भी बारे में, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा किस आंदोलन का चर्चा हो रहा है इससे, तो ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब से कब तक चला था, तो ये चला था 1920 से लेकर के 1922 तक, ठीक है। इसका लीडर कौन था इस आंदोलन का, तो वही हो जाएंगे कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्यों शुरू हुआ था ये, क्यों शुरू हुआ था, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला
बाघ हत्याकांड, ठीक है। और दूसरा एक और रीजन था, कौन सा, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो जो टर्की में जो खलीफा हुआ करता था उसका पद क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा बंद, खत्म कर दिया गया था खलीफा का पद, तो इसलिए भी हुआ। दूसरा आप और क्या याद रखोगे यहाँ पे, ये आंदोलन कब से शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को, कहाँ से, तो कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से शुरू हुआ, कोलकाता से शुरू हुआ। और देखिएगा इसी दिन, इस दिन एक बहुत दुखद घटना घटा, क्या हुआ, तो इस दिन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई किसी दिन, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये क्या नाम है इनका, बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में कुछ याद रखिएगा। सबसे पहले तो कि इनकी मृत्यु के बाद जो इनका पहला पुण्यतिथि था, उस दिन गांधी जी के द्वारा एक तिलक फंड की स्थापना की गई थी। क्यों स्थापना किया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन में पैसा वैसा का बहुत जरूरत था, अंग्रेज के विरोध में यहाँ के लोग काम कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद एक तिलक फंड का स्थापना किया गया, और महज 6 महीने में, ओनली 6 महीने में उस तिलक फंड में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा हो गया था, जो कांग्रेसियों ने बहुत यूज किया अपने आंदोलन में, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, इन लोग के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ। जैसे 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था इसमें कांग्रेस में कुछ गर्म दल थे, कुछ नरम दल थे। गर्म और नरम का अर्थ क्या हुआ, नरम वाले जो थे ये उदारवादी थे, इसमें बहुत सारे वृद्ध लोग थे, इन लोग लड़ना नहीं चाहते थे, इन लोग प्यार की भाषा से अंग्रेजों को समझाना चाहते थे, जबकि गर्म दल वाले जो थे ये लड़ना चाहते थे, ये लड़ करके अपना स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गर्म दल के बहुत बड़े नेता थे। महात्मा गांधी, नेहरू, इन लोग का हमेशा इनसे विवाद चलता था, लेकिन कभी एक दूसरे के लिए गलत वर्ड यूज नहीं करते थे, जो आज के टाइम में भरपूर होता है सदन में। आप देखिएगा न्यूज तो एक नेता दूसरे नेता को बहुत कुछ लंफन बोलते रहता है। जैसे देखिएगा बाल गंगाधर तिलक, इनको बहुत कुछ कहा गया था, जैसे भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया था, लेकिन वो भारतीयों के द्वारा नहीं कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा किया गया था। जैसे देखिएगा इनको गांधी जी क्या कहे थे, बाल गंगाधर तिलक को गांधी जी क्या कहे थे, तो इनको कहे थे आधुनिक भारत का जनक। क्या कहे थे, तो इनको गांधी जी ने कहा था आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक। कौन कहे थे, तो गांधी जी। नेहरू भी कुछ कहे थे, तो हाँ नेहरू कहे थे। क्या कहे थे, तो ये कहे थे भारतीय क्रांति के जनक। क्या कहे थे, तो ये कहे थे इनको भारतीय क्रांति का जनक, और ये सारा सम्मान सूचक वर्ड है, भारतीय क्रांति का जनक। एक और आदमी था, बकलोल आदमी था, और ये कौन था, तो ये था आपका वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल नाम से ही लग रहा है, आई थिंक कि वेलेंटाइन डे शायद इसी के नाम पे मनाया जाता है, वेलेंटाइन सिरोल। ये क्या किया था, तो ये इनको क्या बोला था, इनको बोला था भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा बोला गया, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा बोला गया, और इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किए थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पे देखिएगा, तो 1 अगस्त 1920 को कोलकाता से शुरू हुआ था, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। और ये कौन सा आंदोलन शुरू हो रखा था, तो हम लोग जान रहे हैं कि असहयोग आंदोलन। उसके बाद फिर देखिएगा, फिर 4 सितंबर 1920 को, 4 सितंबर 1920 को, इसी ईयर का बात हो रहा है, क्या हुआ था, तो कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और यहाँ क्या किया गया कि यहाँ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, देखो शुरू पहले ये हो गया था, लेकिन प्रस्ताव कांग्रेस में बाद में पेश किया गया, बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस अधिवेशन में क्या रखा गया, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया, मतलब लोगों के बीच ये बात रखा गया कि हम लोग असहयोग आंदोलन करने वाले हैं। उसके बाद फिर याद रखिएगा 26
26 दिसंबर 1920 को नागपुर में अधिवेशन हुआ और इसमें क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हो गया। इसमें क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हो गया। ध्यान से समझिएगा, पहले ये चालू हो गया था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, फिर 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, मतलब टाइम नहीं था अधिवेशन का, फिर भी बुला लिया गया कि भाई आओ कुछ बात करना है। और फिर कलकत्ता में अधिवेशन बुलाया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लाला लाजपत राय। उसके बाद फिर से जो रियल वाला हर साल मीटिंग होता था कांग्रेस का, वो कब हुआ, 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में हुआ। और इसमें हो गया कि हाँ भाई चलो ये असहयोग आंदोलन पारित हो गया और फिर चालू हो गया। कब से कब तक चला था, तो देखिएगा 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। 1922 में क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि 1922 में क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हिंसा के शिकार हो गए थे और इसलिए गांधी जी गुस्सा होकर के इसको बंद कर दिए थे। ठीक है, और बंद कब किए, तो 12 फरवरी 1922 को फाइनली असहयोग आंदोलन, जो बहुत ही मुश्किल तरीके से 2 साल तक सरवाइव कर पाया था, अंग्रेज लोग का हालत खराब हो गया था, उसको गांधी जी क्या किए, खत्म कर दिए, जो कि गलत था। ठीक है, बहुत लोग गांधी जी से गुस्सा भी हो गए थे इस वजह से। यहाँ पे याद रखिएगा ये सारा स्टोरी हम लोग किसका सुन रहे थे, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, चलिए, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो देखिएगा जब आप गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हैं, जब आप गतिज और अस्थितिज को जोड़ते हैं तो कौन सा ऊर्जा बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्या बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है यांत्रिक ऊर्जा। अगर बात करें ऊर्जा के बारे में तो देखिएगा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक होता है जूल। ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है, तो CGS मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, अर्ग। CGS मात्रक में ऊर्जा को किस में मापते हैं, अर्ग में। कभी कभी कंपेयर करके पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 10⁷ अर्ग। ठीक है, कभी कंपेयर करके पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10⁷ अर्ग। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। जब आप गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हो तो वो कौन सा ऊर्जा रहता है, यांत्रिक ऊर्जा। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो जब आप आलू खा रहे होते हो तो आप आलू के कौन से भाग को खाते हो, तो ये हो जाएगा तना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। राज्य और संघ का चर्चा किस भाग में किया गया है। आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली 4 से 5 आर्टिकल देख लें, उससे क्या होगा कि लगातार सेशन से आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। राज्य और संघ का चर्चा किस भाग में किया गया है, तो ये किया गया है भाग 1 में। देखो यहाँ पे क्या है, जब आप संविधान एक बुक है, आप मान लो कि एक बुक है, जब आप उस बुक को खोलते हो तो सबसे पहले, जैसे आप कोई भी बुक खरीदते हो तो सबसे पहले आपको क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है चैप्टर 1 2 3 4 5 7 6 इस टाइप से लिखा होता है, और यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होता है कि इस चैप्टर में किस विषय के बारे में बात किया गया है, ये चीज होता है। ठीक है, ऐसा लिखा होता है, तो इसी को हम लोग संविधान में क्या बोलते हैं, भाग। ठीक है, मतलब संविधान में कितने भाग हैं उसी को हम लोग किससे कंपेयर कर देते हैं, तो किसी भी बुक से, और उस भाग में क्या लिखा हुआ है वो चीज हम लोग यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं। तो संविधान में टोटल कितना भाग है, 22 भाग है। संविधान में टोटल कितना भाग है, 22 भाग है। वैसे इसकी संख्या बढ़ी है लेकिन नंबर नहीं बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, संख्या बढ़ी है नंबर नहीं बढ़ा है। संख्या में कितना है, 25। ठीक है, और नंबर में कितना है, 22। अब देखो क्या है कि मान लो कि आप पहला चैप्टर खोले, ठीक है, आप ये वाला चैप्टर खोले, पहला चैप्टर खोले। अब क्या है ना कि इस पहला चैप्टर में 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, पता है ना, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। हम लोग देखो यहाँ पे लिखते हैं तो पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं ना, ये हुआ आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जैसे देखिए यहीं पे आपका लिखा हुआ है, तो पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है ना, वैसे ही भाग को हम लोग जब उठाए तो हम लोग क्या किए, उसको पॉइंट पॉइंट लिखे, और जब यहाँ पे देखिए तो वही हुआ, ये हो गया भाग, और ये जो पॉइंट वाला बात हो गया, यही बात क्या कहलाता है, या फिर यही पॉइंट क्या कहलाता है, अनुच्छेद। तो वैसे भाग कितने हैं, 22, और अनुच्छेद अब कितने हो चुके हैं, अब हो गया है 450 प्लस। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितना था, उस समय था 395। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 आर्टिकल डेली देख लें और धीरे धीरे कवर हो जाएगा। हमारा सवाल था कि राज्य और संघ का चर्चा किस भाग में है। जैसे अगर हम लोग चैप्टर 1 देखते हैं तो चैप्टर 1 में किस चीज के बारे में पढ़ाया गया है, तो इसमें पढ़ाया गया है राज्य और संघ के बारे में। किसके बारे में, राज्य और संघ के बारे में।
और पहला भाग में कितना पॉइंट हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे पहला भाग, ठीक है, भाग 1, इसमें क्या है, तो राज्य और संघ के बारे में चर्चा किया गया है। अब अगर आप भाग 1 उठाते हो तो इसमें आपको 4 की पॉइंट मिलेगा, 4 की पॉइंट मिलेगा, और इसी चारों की पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसी चारों की पॉइंट को हम लोग कहेंगे अनुच्छेद, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले तो कि भाग 1 राज्य और संघ का चर्चा, भाग 1 में कितने की पॉइंट है, कितने आर्टिकल है, तो 4, ठीक है। और चलिए उसी चारों के बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है, तो भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसे अलग नहीं किया जाता। भारत राज्यों का संघ है, भारत में कितने राज्य वगैरह हैं, ये सारा कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 1 में। भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ दिया हुआ है, तो आर्टिकल 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को अपने सीमा में मिला सकता है। 2 देख लिए, 3 भी देख लेते हैं, फिर इकट्ठे समझ लेंगे। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, तीसरे में बोल रहा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी वर्तमान में एक सेकंड, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है, ये चीज दिया हुआ है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं एक बार इस चीज को, क्या बोल रहा है। 1 में तो बोला है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ है। 2 में क्या बोला, 2 में ये बोला कि जो एरिया अभी भारत का हिस्सा नहीं है उसको हम भारत में कैसे मिलाएंगे, उस चीज का डिफिनेशन कहाँ पे दिया गया है, भाग 2 में अनुच्छेद 2 में, ठीक है। जो एरिया अभी भारत का हिस्सा नहीं है उसको हम भारत में कैसे मिलाएंगे, ये दिया हुआ है आर्टिकल 2 में। उसके बाद तीसरा में क्या बोला हुआ है कि जो हिस्सा भारत में है उसका नाम चेंज करना है, उसका क्षेत्र विस्तार हमको चेंज करना है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो इसमें कौन से आर्टिकल का योगदान मिलता है, 3 का, ठीक है। कुछ नहीं था, भाग 1 में भारत में कितने राज्य हैं, भाग 2 में जो भारत का हिस्सा अभी नहीं है उसको बाहर से हम अंदर कैसे लाएंगे, वो चीज दिया हुआ है आर्टिकल 2 में। 3 में क्या है, जो अपना वाला है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ना तो नहीं मतलब छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, वो सारा क्या कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 3 में। और 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 से बाहर होगा। मतलब ये दोनों काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि संविधान में संशोधन किया ही जा सके, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ होता भैया, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे बोल रहा है कोई जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो अगर सिचुएशन वैसा बन रहा हो तो, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 1 भारत में कितने राज्य और संघ हैं, अनुच्छेद 2 भारत का हिस्सा जो नहीं है उसको हम भारत में कैसे मिला सकते हैं, अनुच्छेद 3 जो भारत का हिस्सा है उसमें अगर हमको कुछ भी परिवर्तन करना होगा तो कैसे करेंगे, और भाग 4 2 और 3 में कोई भी चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि संविधान में संशोधन किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग का 4 आर्टिकल कंप्लीट हुआ, और इस टाइप से भाग भी याद रखिएगा कि भाग 1 में राज्य और संघ का चर्चा किया गया है। कल हम लोग 5 वाले से देखेंगे आगे से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया गया, बिहार से झारखंड अलग हुआ, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ये सब किसके मदद से हुआ, आर्टिकल 3 के मदद से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। आज बहुत लंबा 2-3 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो अपना तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।